शुरू कर सकते हैं अश्विनी जी, लाइव जा रहे हैं। आप अनम्यूट हो गए। अरे हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। मैं शेयर स्क्रीन की परमिशन आपने दे दी मुझे? बस अभी शेयर भी। हाँ जी। एनोटेट बंद कर दीजिएगा बस। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे आज वो हैं जो पिछली बार भी थे। अगर कोई नहीं था तो उसको हम रिवाइज तो करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमने पिछली बार जहाँ तक देख लिया था कि हमारी जो इलेक्ट्रिक रे तक हमने देखा था, जो करंट लगाती है, करंट मार सकती है, और अलग अलग कैसे करंट बनाती है हमने देखा था। दो इसके किडनी शेप के ऑर्गन्स होते हैं जिसकी वजह से वो करंट पैदा कर सकती है, और ये बड़ी एग्रेसिव होती है, छोटी होती है, इलेक्ट्रिक रे बाकी साइजों से, बाकी रे से छोटी होती है। अब हम एक दूसरी रे पे आते हैं, इसको बोलते हैं ईगल रे, है ना, यानी पानी की चील जैसे हो गया। ये 5 मीटर, आपकी मम्मी की साड़ी 5 मीटर की होती है शायद, देख लीजिए कितनी बड़ी होती है ये, इतनी खूबसूरत है। और इसकी खासियत क्या है कि इसकी पूंछ सबसे लंबी पूंछ है, जितनी भी रेज मछली है उसमें सबसे लंबी पूंछ इसकी है। और इसकी पूंछ पे एक कांटा भी है, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत खतरनाक कांटा है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्विमर है, ये कभी जमीन पे बहुत कम रहती है, मतलब जैसे और हमने रे देखा था पानी में बैठ जाती है नीचे आके जमीन पे, पर ये चलती रहती है। जैसे हमारी जायंट मेंटा रे थी, वो हरदम पानी में तैरती रहती है, उसी तरह से ये रे भी हरदम पानी के अंदर तैरती ही रहती है ना। सिर्फ खाने के लिए नीचे आती है, लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और इसके डंक में बड़ा दर्द है। और बहुत अच्छी एक्रोबैटिक डांस करती है, पानी में कूद फान करती है, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था। मुंह देखिए इसका कितना सुंदर है ना, जैसा लगता है जैसे स्माइल कर रही है, फ्रेंडली फेस है इसका। और इसके अंदर जो दांत हैं बहुत पावरफुल हैं, जो हमारे शंख होती हैं, केकड़े होते हैं, सीपियां होती हैं, उन सबको ये चबा सकती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं कैसे ये शिकार करती है पानी के अंदर, है ना। ये ईगल रे, तो आपने देखा कैसे शिकार करती है। आप अब मुझे कोई, आपका सबका म्यूट बंद है, मैं लास्ट में आपसे प्रश्न पूछूंगा कि ये कैसे इसने शिकार को ढूंढा होगा ना, मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा। इसके शिकार ये सब होते हैं, देखिए छोटी मछली, और ये शंख है, दूसरे दूसरे तरह के केकड़े हैं, स्मॉल फिश है ना, ये इनके शिकार है। अब हम एक और बड़ी स्पेशल, जिसके वजह से रे सबसे ज्यादा मशहूर है, एक तो मेंटा रे की वजह से मशहूर है, और एक दूसरी है स्टिंग रे। ये सबसे खतरनाक मछली है, इस जितनी भी रे हैं उनमें ये डेंजरस मानी जाती है। हालांकि ये वैसे बहुत फ्रेंडली है, बहुत डोसाइल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम, किसी को जानबूझ के अटैक नहीं करती। पर ये, इसके अंदर एक खूबी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये 220 तरीके की होती हैं, छोटी से बड़ी से लेके सब रंग, अलग अलग रंग मिला के 220 तरीके से ज्यादा की हैं, जो हमें पता है, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। इसकी खास बात क्या है कि इसके दांत जो है ना, देखिए नुकीले नहीं है, एकदम कर्व जैसे हैं, जैसे गोल होते हैं, है ना, फ्लैट टीथ हैं, और जैसे एक टीला जैसा होता है ना, ऐसे हैं। और ये टूटते रहते हैं, नए आते रहते हैं, टूटते रहते हैं, नए आते रहते हैं, और बहुत ताकतवर होते हैं। और मुंह के नीचे होते हैं, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, तो आप देखिए क्या शेप है इसकी, ये ऊपर से ऐसे करके पकड़ेगी है, और बहुत पावरफुल है, जो कि हार्ड शेल को भी तोड़ सकती है। और इसके कई तरीके के हैं, जैसे अब मेंटा रे है, मेंटा रे के मुंह में कोई दांत नहीं होता, है ना। आप इसके देख रहे हैं ना, कान जैसे दो ऐसे निकले हुए हैं, उससे क्या करती है, ये सारे पानी को, और जो कीड़े हैं छोटे छोटे, उसको अपने मुंह की तरफ आने के लिए सहायता करती है। किसी के तो दांत हैं, कोई सिर्फ पानी को अपने आप अंदर आने देता है, और इसके पेट के नीचे जो गिल्स जैसे दिख रहे हैं, उसके से पानी निकल जाएगा, और जो जो छोटा सा कीड़ा है जो खाती है, प्लैंकटन जिसे बोलते हैं, वो इसके मुंह में चला जाएगा, उसको वो खा लेगी है। तो अलग अलग तरीके से खाती। अब ये सांस लेने की बड़ी स्पेशल चीज है, क्योंकि आप बोलेंगे भाई सांस नीचे से लेगा तो सारी मट्टी मुंह में भर जाएगी। तो इसकी नाक जो है, इसकी बिल्कुल आंख के पास है,
अब इसकी आंख ऊपर है, नीचे कैसे देखेगी, मैंने आपको पिछली बार बताया था कैसे शिकार करती है ना। तो इसकी जो आंख के नीचे इसकी नाक है, वहां से देखिए ये जो इसके आंख है उसके नीचे यहाँ पे, यहाँ से सांस लेती है? ये देखिए ये तो इसका मुंह है, ये इसके गिल्स हैं जहां से पानी फिल्टर होकर ऑक्सीजन बाहर जाता है, और उसके ऊपर वाला हिस्सा ये उसकी आंखें हैं, और यहीं पे इसकी सांस लेने के दोनों नेफ वो हैं। तो ये इस तरह से इसकी बनावट है। अब ये जो स्टिंगरे है, इसकी फेमस चीज है इसका ये स्टिंग जो आप देख रहे हैं इसके हाथ में, देखिए कितना बड़ा है, ये तकरीबन 8 इंच तक का हो जाता है जो बड़ी मछलियों में, और बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही खतरनाक चीज है। आपको ये अगर आप पानी में जाएं तो कभी भी अगर आपको पता है कि इस एरिया में स्टिंगरे रहती हैं तो पैर कभी उठा के ना रखें, पैर को घसीट के चलें पानी के अंदर। ये बताया जाता है कि आप घसीट के चलेंगे तो ये पानी के अंदर जो छुपी होती हैं, मैंने पिछली बार बताया था आपको, बहुत अच्छी छुपन छुपाई खेलती हैं ये मट्टी के अंदर, दिखेंगी भी नहीं आपको कहाँ पे हैं, तो आप पैर हिला के चलेंगे तो अपने आप वहां से चली जाएगी। इसका डंक देखिए आप कैसा है, जैसे भाला होता है ना, ऐसा है। और इन सब के अंदर से ये आर पार निकल के देखिए इस आदमी के पैर में से, और इसके अंदर से जहर भी निकलता है। वो जहर आपको मारेगा नहीं पर आपको दर्द बहुत ज्यादा करेगा। तो ये इसकी बनावट है इसके डंक की, देखिए कितना भयंकर है। ऐसा है कि घुस तो जाएगा, निकलते समय जैसे हम हमारे तीर बनाते हैं, वो निकालेगा तो सब कुछ फाड़ के निकलेगा, बहुत डेंजरस है। तो इसलिए पानी में कभी भी जाएं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप पानी में पैर घसीट के चले। आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, तो आपने देखा कितना खतरनाक है ये, और इसको कितने लोग पहचानते हैं पता नहीं, आप में से कितने इसको पहचानते हैं इनको। ये है स्टीव रॉबर्ट इरविन, ये ना इनको क्रोकोडाइल हंटर के नाम से बड़े फेमस थे ये ऑस्ट्रेलिया के, और ये इनका शौक था जानवरों के साथ जाना, उनके साथ उनके बारे में बताना, और बहुत अच्छे थे, जू कीपर भी थे। इनकी डेथ भी इस स्टिंगरे की वजह से हुई, और वो स्टिंगरे सीधा इनके दिल में गया था। वो डंक जो मारा उसने, पूंछ ऐसे बिच्छू की तरह उठा के ऐसे मार देती है वो, तो इनके सीधा दिल में घुस गया था, तो इनको वहीं बचने का कोई चांस ही नहीं था, इनके हार्ट में छेद हो गया था, तो इनकी डेथ इसी वजह से हुई थी। और ये आप देख रहे हैं, ये इसकी पूंछ के ऊपर 2 डंक हैं, कईयों में 3-3 भी होते हैं, और ये आपको मारेगा नहीं। जो ग्रीक यूनानी लोग थे ना पुराने जमाने में, इस जहर को निकाल के जब दांतों का या किसी चीज का इलाज करते थे तो दर्द को रोकने के लिए, उस एरिया को सुन्न करने के लिए इसका जहर यूज करते थे। और ये आपके, मैंने आपको दिखाया तो आपको लग रहा होगा कि बहुत खतरनाक चीज है ये, तो बहुत हमारे पीछे पड़ गई तो मार देगी, और ये बहुत ही शांत स्वभाव की प्राणी है। ये देखिए इस आदमी के पास आ गई है, कुछ भी नहीं कहेगी, ये स्टिंगरे है, इसको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि जब तक आप इसको तंग नहीं करेंगे ये आपको कुछ भी नहीं कहेगी। जब ये थ्रेट, जब इसको लगेगा कि मुझे कुछ नुकसान करने जा रहे हैं, या आपने पैर रख दिया इसके ऊपर, तब ये आपको डंक मार सकती है, नहीं तो ये कभी कुछ नहीं कहती। देखिए छोटा बच्चा भी कैसे खेल रहा है इसके साथ, ये बहुत ही जेंटल होती है, तो ये हमें इससे डरने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। और ये बहुत बड़ी भी होती है, ये देखिए कितनी बड़ी वाली है, 14 फीट की, तो इसका डंक कितना बड़ा होगा, है ना। ये स्टिंगरे बहुत बड़ी भी है, देखिए कितनी बड़ी है, 14 फुट तक हो सकती है, यानी 14 फुट कितनी होगी लगा लीजिए आप। अगर मेरी हाइट 6 फुट है तो 6 दूनी 12, मेरे जैसे 2 आदमी से भी ज्यादा हो जाएगी। आपकी छत जो है वो 10 फुट या 12 फुट की होगी, उससे भी ऊपर है, कितनी बड़ी है। और जो सबसे छोटी होती है वो 4 इंच की होती है, छोटी सी पीती सी, है ना। और वो होती है इलेक्ट्रिक वाली, ये जो है ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट मारती है। इसकी पूंछ में आप देखेंगे ये सबसे छोटी वाली रे है, इसको टॉर्पेडो रे भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी पूंछ आप देख रहे हैं कैसी है, और उनकी पूंछ दूसरी थी, इसकी पूंछ पीछे से फिन जैसी है, तो इसको टॉर्पेडो रे भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो शार्क है, ये शार्क नहीं है, ये सॉ फिश है, सॉ फिश है ना, आरा मछली इसको बोलते हैं। और इसके जो फिन्स हैं, इसकी यही इसके लिए बेचारी की प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको शार्क के बारे में बताया था, इसके फिन्स को काट के लोग बेच देते हैं और बाकी मछली को फेंक देते हैं। और अभी जो है एक नई धारणा शुरू हो गई, गलत धारणा शुरू हो गई कि इसके जो दांत है ना, ये बड़े काम की चीज है, इसकी अगर हमारे को ये मिल जाए दांत यहाँ से यहाँ तक, तो हम इससे बड़ी दवाइयां बना लेंगे। अलग अलग बेकार की बातें हैं, कोई इसका इलाज नहीं है। और जबकि कुदरत ने इसको जो दिया है ये आपको कभी नुकसान नहीं करेगी।
अगर आपने इसको पकड़ लिया और ये बचने के लिए दांत यूं यूं करे तो हो सकता है आपको लग जाए। वैसे ये बहुत शांत है, कुछ भी नहीं कहती। इसकी भी देखिए, इसके नाक, आंख यहाँ पे है, और सांस लेने के लिए देखिए कहाँ पे है इसके दोनों स्पाइरिकल्स। और ये अब आप यहाँ देख के समझ में आ जाएगा आपको कि ये शार्क नहीं है, ये रे है। इसका मुंह देखिए, इसकी नीचे की बनावट देखिए, पूरी रे की तरह है। तो ये रे मछली है, इसको बोलते हैं सॉ फिश। बहुत कम बची हैं इसके बारे में, क्योंकि इसकी ये जो दांत जो कुदरत ने इसको दिए हैं, ये इसको दिए थे कि ये अपने शिकार को पानी में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ के पानी में ढूंढ ले शिकार कहाँ है, क्योंकि इसकी आंख ऊपर है, इसको नीचे दिखेगा नहीं। तो ये जो है एक तरह से मेटल डिटेक्टर की तरह काम करता है और इसको शिकार ढूंढने में मदद करता है, पर यही इस बेचारी की आफत है। अब एक बहुत खूबसूरत एक रे है, इसको बटरफ्लाई रे बोलते हैं। इसकी पूंछ सबसे छोटी होती है, पर इसका रंग बहुत खूबसूरत। आप देखिए कितना खूबसूरत इसका रंग है, और ये रंग अपना गाढ़ा हल्का कर सकती है जैसे जैसे इसकी इलाके में छुपना है इसको। अगर इसका जहां पे बैठी है वहां का एटमॉस्फेयर आस पड़ोस का थोड़ा हल्के रंग का है, तो ये अपने रंग को हल्का कर लेगी, और ज्यादा गाढ़ा है तो गाढ़ा कर लेगी छुपने के लिए। इसके अंदर जहर नहीं है, इसके अंदर इसकी पूंछ भी बहुत छोटी है। और इसको बटरफ्लाई इसलिए बोला गया क्योंकि इसके जो विंग्स है ना, लंबाई छोटी है, चौड़ाई ज्यादा है, और एक ऐसा लगता है जैसे बटरफ्लाई की तरह उड़ रही है? और ये पानी के अंदर अपने आप को रंग को चेंज कर लेती है। अब हम आ गए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे। हमने इतनी सारी बात रे के बारे में सीखी, तो हम सीख क्यों रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है इस रे के बारे में जानकारी प्राप्त करने की? ये हमारे लिए जरूरी है। इंडिया में भी ये मिलती है। मैं एक बार बाजार में गया था, तो वहां मैंने इसको देखा, मैंने उसको पूछा क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे उसको शंकर मछली बोलते हैं। यहाँ पे इंडियन मार्केट में इसको शंकर मछली बोलते हैं। तो ये रे जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कुदरत ने समुद्र के अंदर एक बैलेंस बना के रखने के लिए, कोई चीज जो शंख वंख है, क्रैब्स हैं और छोटे क्रस्टेशियंस हैं, ये बहुत ज्यादा ना हो जाए, इसको बैलेंस में रखने के लिए कुदरत ने ये रेस को रखा है। दूसरी बात क्या करती है, ये जो बीमार हैं, छोटे कमजोर जो पुरानी मछलियां जो बीमार हो गई हैं, जो समुद्र में सड़ेंगी, उनको खा लेती हैं, तो उनको सड़ने से समुद्र को साफ रखती हैं, ये इनका काम है। और क्या करती हैं, ये एक बहुत जरूरी काम करती हैं, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं सद्भावना। हम आजकल सद्भावना की बात कर रहे हैं, हमारा आरजीएफ में हम सद्भावना को लेकर चल रहे हैं, कुदरत के साथ सद्भावना। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको कुदरत के साथ कैसे हमारा सद्भावना होनी चाहिए, हमें इनसे प्रेम कैसे करना चाहिए, वो हमें सीखना है। तो इस मछली की एक बहुत अच्छी खूबी है कि देखिए, जैसे छोटी मछली इसके साथ साथ घूम रही है। आप सोचेंगे क्यों घूम रही है? ये इसकी मदद करती है इसको खाना देने में। जब रे मछली ने, आपने देखा ना, ईगल मछली ने कैसे उसके अंदर से मट्टी में से छोटे छोटे क्रस्टेशियंस, फिश और सब जो कीड़े थे, वर्म्स थे, उनको खा लिया, और उसने क्या, मट्टी को डिस्टर्ब कर दिया। तो मट्टी जब डिस्टर्ब होगी तो जो छोटी मछलियां हैं और दूसरी मछलियां हैं वो भागती हैं निकल के, है ना, या तो बचा हुआ खाना जो मुंह में खा लिया, जो बचा हुआ टूटा फूटा बचा, उसको खाने के लिए, या जो दूसरी मछलियां हैं, दूसरे कीड़े जो भागते हैं। आपको मैंने पिछली बार दिखाया था वो मछलियां कैसे पानी में कूद रही थी, देखा था ना आपने? पता नहीं आप में से कितने पिछली बार थे या नहीं थे। तो ये मछली पानी के अंदर से बाहर निकलती हैं, उड़ने की तरह पंख मारती हैं और फिर पानी में गिरती हैं। तो जब जोर जोर से गिरती हैं हजारों मछलियां, तो सारी जो छोटी मछलियां हैं ना, वो भाग के ऊपर को आती हैं, और वो इस चीज का इंतजार करता है। कौन? मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, देखिए कितना खूबसूरत है। आपको स्टिंगरेस में नहीं दिखेगी, ना कोई रे दिखेगी, पर वो नीचे से जो उन्होंने डिस्टर्ब किया है उसकी वजह से वो मछलियां ऊपर आई हैं, और उनको चिड़ियों को कैसे खाना मिला है उससे वो आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कैसे शिकार करती हैं मछलियां, है ना, कितनी खूबसूरत है। जब मछली ज्यादा गहराई में होती है तो ये और ऊपर से डाइव करती हैं, बहुत तेजी से पानी के अंदर जाती हैं, 75 मील की स्पीड बता रहे हैं। अब ये जो रे मछली है, इसके पानी में सिर्फ ये 3 जो फोटो मैंने आपको दिखाई, इसको तो आप जानते ही होंगे, शार्क, ये है, कौन है, कौन सी वेल कहलाती है, मैं लास्ट में पूछूंगा, और फिर आपसे पूछूंगा, अभी नाम भी बताना आप मुझे, ये वाली वेल का नाम क्या है, और ये वाली सील कौन सी है ना, ये तीनों का नाम मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। आपको पता हो तो सोचना, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको, और मुझे याद दिला देना, मैं भी ना भूल जाऊं, आपको बताने से रह जाऊं। अब ये मछलियां जो है, हमारी रे जो है, इनकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है
कि जैसे और मछलियां बहुत सारे अंडे दे देती हैं, बहुत सारे बच्चे एक साथ दे देती हैं, ये बहुत थोड़े बच्चे देती हैं और बहुत लंबे टाइम लेती हैं बड़े होने के लिए, है ना, बहुत लंबा टाइम लेती हैं मैच्योर होने के लिए, बड़े होने के लिए। और जो गहरे पानी में रहने वाली हैं, डीप ओशन में, वो तो और भी स्लो है। तो अगर इनको हम पकड़ लेते हैं, अब जैसे इसको पकड़ लिया गया है, ये डेवल रे कहते हैं इसको, है ना, इसके दो सींग जैसे हैं इसलिए इसको डेवल्स रे बोलते हैं। ये डेवल रे जो है और ये जो दूसरी रेस है, इनको मार्केट, इसका मीट को इतना पसंद नहीं किया जाता, पर ये जाल में फंस जाती हैं। और क्या, अब इनके लिए क्या है, इनको देखिए, इनके दुश्मनी किस, क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स हैं। इनकी है वाटर पॉल्यूशन। ये देखिए पानी में कैसे हमने गंदगी मचाई है। मैं इस फोटो को देख रहा था, वाटर पॉल्यूशन की फोटो बहुत सारी थी, पर इस फोटो ने मेरा ध्यान खींचा। ये देखिए सारे टायर जो घिस गए, हमें कोई जगह नहीं मिली दुनिया में फेंकने के लिए, हमको समुद्र खाली जगह मिली, हमने उसमें डाल दिया। हजारों टायर पड़े हैं। देखिए इस समुद्र के अंदर कब तक सड़ते रहेंगे, कब रबड़ है, कब गलेगा, और इससे कितना नुकसान होगा समुद्र को, किसी ने नहीं सोचा, है ना। ये एक छोटा सा उदाहरण है। और इस तरह से हम बड़े बड़े कंटेनर जो हम कूड़े के हैं वो ले जाके बड़े समृद्ध देश जो हैं वो समुद्र में डाल देते हैं और कितना पॉल्यूशन करते हैं। ये एक इनकी समस्या है। दूसरी है हमारे लालच, हमारा पेट ही नहीं भरता। हम देखिए, अगर हमें जितनी मछली खानी है, हम उतना, एक आदमी को एक मछली, एक परिवार को एक मछली चाहिए। यहाँ पे इतनी मछलियां पकड़ते हैं, समुद्र का पूरा सिस्टम ही बिगाड़ देते हैं। देखिए कितनी मछलियां ये पकड़ते हैं जालों से, और इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आप, अगर आप कुदरत को, आपने, आपको पेड़ दिए हैं, आपको सब चीजें दी हैं, हम उसको तरीके से यूज करते रहें, कुदरत ने सबके लिए काफी दी है। पर अगर हम लालच करेंगे कि मैं एक ही दिन में सारा खरीद लूं, एक ही दिन में सब ले लूं, तो फिर वो किसी के लिए भी पूरा नहीं होगा। तो यही है, देख समुद्र के साथ अब बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसको हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें रेस भी फंस जा रही है। और तीसरा इसका एक बहुत कारण है, इनको तो हम मार ही रहे हैं, इनको तो नुकसान कर ही रहे हैं, इनका घर भी तोड़ रहे हैं। जिस तरह से हमने फॉरेस्ट वाले में देखा था, ना केवल हम उन जंगलों को, उन जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन जानवरों का, उनका घर भी तबाह कर दे रहे हैं। अब वो कहाँ रहेंगे बेचारे, है ना। देखिए अब ये किसी जमाने में ये ऐसा था, है, और अब ये इसका हाल ये हो गया। नीचे वाली फोटो पहले कितना सुंदर था, इसमें सारे प्राणी रहते थे, अब इसमें कोई नहीं रह सकता, सब खत्म हो गया। ये इसको बोलते हैं घर का नाश करना, हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन कर देना। जो उनका घर है, जो उनके रहने की जगह है, उसको हमने बर्बाद कर दिया, ये हमारी वजह से। और एक बड़ी इसमें प्रॉब्लम आ रही है इस रे मछली के साथ, बेचारी के साथ, कि अब इन्होंने ये मानना शुरू कर दिया है, चाइनीज लोगों ने और दूसरे लोगों ने, खासकर चाइनीज ट्रेडिशन मेडिसिन में, कि ये जो है बड़े काम की चीज है, इससे हमारा जो है इम्यूनिटी, लड़ाई से, बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी अगर हम इसको खाएंगे तो। अगर हम इसके गिल्स, खासकर जो इसके गलफड़े हैं, गिल्स हैं, जहां से सांस लेती है ना, पानी नाक से सांस लेती है और यहाँ से निकालती है, तो वो जो गिल्स हैं वो कैंसर का इलाज कर देगा। दूध पिलाती हुई माओ को खिलाओ, बहुत अच्छी ताकत देगा। ये एक इनका झूठी बात फैलाई गई है। और भी बात है, और देखिए ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से ये पानी के अंदर से ऑक्सीजन निकाल लेती है, उसी तरह से अगर हम इसके गिल्स को खाएंगे तो हमारे अंदर से जितनी गंदगी है वो निकल जाएगी। बताइए, ये दिमाग है, और लोग समझ रहे हैं इसको। और ये देखिए, ये जो इसके लेफ्ट साइड में फोटो है, ये इसके गिल्स हैं। किसी के लिए इस पूरी मेंटा रे को मार दिया है, इसको खाएगा भी कोई नहीं, इसको कोई इतना खाते नहीं है, खाते भी हैं, पर इसका देखिए इस गिल्स की वजह से इसको मार दिया गया। कितनी दुख की बात है जब मैंने इस फोटो को देखा कि हम कितने ग्रीडी हो सकते हैं, इंसान कितना हो सकता है। ये सिर्फ इसके खाने के लिए होता था, अपने खाने को फिल्टर करती थी, अब वही इसकी आफत हो गई है। और ये बोलते हैं, ये देखिए चाइनीज ट्रेडिशनल मार्केट में ये एक सूखा हुआ इसका एक गिल है जो बिक रहा है ना। ये चाइनीज ट्रेडिशनल मार्केट है जिसने बहुत नुकसान किया है प्राणियों को। हमारे देश में जो टाइगर मारे जाते हैं, दुनिया में जितने टाइगर मारे जाते हैं, वो सब चाइनीज ट्रेडिशनल मार्केट के यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि उसकी हड्डी, उसकी खाल, उसके नाखून, उसका सब चीज से ये दवाई बनाते हैं और कहते हैं इससे ये इलाज हो जाएगा, वो इलाज हो जाएगा। उसी तरह से पेंगोलिन, जो कीड़ा चींटी खाने वाला जानवर है,
इस तरह से दुनिया भर के प्राणियों का इन्होंने आफत कर रखी है। अब इस मेंटा रे और ये जो रे मछलियां थी, इनको कोई कुछ नहीं कहता था पहले, पर अब ये नई धारणा आ गई, इससे हमारा कोई ये इलाज हो जाएगा। अब उस वजह से देखिए ये बाजार में बिक रहा है, ये इसका रे है। और ये देखिए कितनी सारी पकड़ी गई हैं, ये इलीगल है, इसको मारना गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है, ये सीज किया है, किसी तरह मार्केट में बिकने के लिए आई हुई थी, इसको पकड़ा है। अब ये देखिए कितनी दुखदाई पिक्चर है। आप सोचेंगे कि ये तो आर्टिफिशियल है, मेंटा रे का साइज ओरिजिनल साइज है ये। आप सोचेंगे कि ये मैंने कोई जूम करके ऐसे लगा दी, इतनी बड़ी होती है मेंटा रे, देखिए कितनी बड़ी है, 24 फीट चौड़ी है, 24 से 25 फीट तक, इतनी बड़ी चौड़ी मछली है। अब इसको ले तो आए, इसको खाने के लिए कोई है नहीं, इसका गिल निकाल लिया, अब बाकी को क्या करेंगे, समुद्र में फेंक देंगे, है ना। और इसको कोई मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं है ज्यादा इसके गिल्स के अलावा, तो क्या करते हैं, इसको पानी में फेंक। अब इतनी बड़ी मछली को पकड़ तो लिया, इसे फेंकेंगे कैसे, तो अब फेंकने का तरीका देख लीजिए आप। इसके गले में, इसके यहाँ पे रस्सी घुसेड़ रखी है, इसके हुक बांध देते हैं, हुक से इसको ऐसे टांग के समुद्र में वापस घेरते हैं। अब ये बच जाएगी बेचारी, अगर हम इसको इस तरह से करेंगे, इसके गले में छेद करके धागा बांध देंगे, इसके हुक लगा देंगे और फिर इसको समुद्र में फेंकेंगे, तो ये बच सकती है क्या? आधी से ज्यादा मर जाती है। और ये फिलीपींस के किनारे एक आइलैंड है, वहां के लोगों ने, गरीब लोग हैं, आप देख रहे हैं इनकी हालत क्या है, ये इसके पीछे पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि चाइना में वो गिल्स बिक रहे हैं, तो इनकी गरीबी का इलाज है, वो क्या करते हैं, इसका गिल्स निकाल के बेचते हैं। अब इनको गवर्नमेंट इनको सिखा रही है कि जैसे हमारे यहाँ पे टाइगर को मत मारो, जो लोग टाइगर मारने वाले थे उनको हम उनको सिखा रहे हैं, उनको नौकरियां दे रहे हैं ताकि टाइगर को छोड़ें, उनके रोजी रोटी का हिसाब हो जाए। उसी तरह से गवर्नमेंट इनको भी सिखा रही है, इनकी भी मदद कर रही है कि किसी तरह से ये इस काम को छोड़ दें और काम करना शुरू करें। दूसरा, गवर्नमेंट ने रूल भी बनाया है इनके लिए कि ये इसको, जैसे आप देख रहे हैं इस आदमी के हाथ में एक स्टिंगरे है, ये इसको वापस पानी में फेंकने जा रहा है ना। ये तो छोटी है, फेंक सकता है, पर अगर आप जैसे हमने दिखाया उसके अगर हुक लगा दोगे तो स्टडी बताती है कि आधे से ज्यादा मर जाती है। आपने अपनी तरफ से इसको उठा के पानी में फेंक दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था बहुत भारी होती है, मेंटा रे तो 1600 किलो तक होती है। अब 1600 किलो को उठा के पानी में गिरना एक आदमी के बस की तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, इसको क्रेन से उठाते हैं, हुक लगा लगा के, उससे जब वो बेचारी चोट खा जाती है और मर जाती है। तो हमने कहने को तो उसको वापस पानी में डाल दिया साहब, हमने नहीं पकड़ा उसको, पर वो मर गई बेचारी। तो ये भी एक नियम, इस बहुत खराबी है। और इसको बताया कि चिकन पॉक्स में फायदा करेगी, कैंसर का इलाज है, ब्लड प्रेशर का इलाज है, और इस तरह से इसको ला के मार्केट में बेचते हैं। ये इसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, इसके सिर्फ गिल्स जो हैं। और इसको अब ये क्या करते हैं, इसका मीट सुखा के बेचते भी है। देखिए ये मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि किस तरह से इसको काट के, पीसेस काट के इसको धूप में सुखाते हैं नमक लगा के, और फिर इसको बाद में बेचते हैं स्टिंगरे के मीट को। और अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, हम इनकी कैसे मदद कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत चीज कुदरत ने बनाई है, इसको हम कैसे इतना नुकसान कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमें जो दवाइयां ट्रेडिशनल मार्केट में जो ऐसी मिलती हैं कि भैया ये शेर के पंजे से बनी है, ये भालू के हाथ से बनी है, ये फलाने से बनी है, इसमें पेंगोलिन है, इसमें स्टिंगरे के गलफड़े हैं, आप उसको ना खरीदें। और कोई खरीदता है तो उसको भी समझाएं कि भैया ये बेकार की बात है, क्योंकि ये साइंस ने स्टडी करके बता दिया कि इसका ये सरासर झूठ है, कोई इलाज नहीं होता इससे, कोई कैंसर ठीक नहीं होता, कोई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होता आपका, ये सिर्फ झूठ है बाजार में उनको अपनी दुकान चलाने के लिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें देखना है कि ये जो मछली हम मार्केट से खरीदने जा रहे हैं वो सस्टेनेबल हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हमने उसको, जैसे मैंने आपको दिखाया था, पूरे जाल में पूरी की पूरी मछली उठा के लिया है। हमें ऐसे मछली वाले से ऐसी मछलियों को लेना है जिससे कि उनकी लाइफ साइकिल चेन चलती रहे। ये ना हो कि उनके अंडे भी ले आए, उनकी मछलियों को भी ले आए, उनको बच्चे देने का टाइम है उस टाइम उनको पकड़ के ले आए, तो वो सस्टेनेबल उसको नहीं बोलेंगे। सस्टेनेबल मतलब जो कि उनको नुकसान भी ना हो और हम भी उसको, हमारा भी काम चलता रहे, तो ये होता है। और ये बाय कैच एक शब्द आ रहा है, बाय कैच। बाय कैच का मतलब होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं इसलिए आपकी नॉलेज के लिए, बाय कैच मतलब जैसे आपने जाल डाला, उसमें आपको कुछ काम की मछलियां मिल गई, कुछ ऐसी मछलियां आ गई जो आपके काम की नहीं है, तो उसे कहते हैं बाय कैच। तो स्टिंगरे और ये रे मछली को कोई जानबूझ के पकड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है।
एक्सेप्ट ट्रेडिशनल मार्केट में, तो इसको बाय कैच कहते हैं। तो ये बाय कैच वाली मछलियों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऐसे नुकसान हो। ये देखिए ये मार्केट है, इसमें सारी ट्रेडिशनल चीजें हैं, ये दवाइयां, जड़ी बूटियां और पता नहीं किस किस जानवर के पार्ट्स हैं, इसको ये पीस पास के दवाइयां बनाते हैं और लोग खरीदते हैं। तो आप ट्रेडिशनल दवाइयों को जो इस बॉडी पार्ट से बनती है जानवरों के, आप बिल्कुल मना कर दें, नहीं लेंगे ना लेने देंगे, है ना। और हम क्या करना है, हमने प्लास्टिक को हमें बड़ा ध्यान से डिस्पोज ऑफ करना है। आप ये देखिए, ये व्हेल शार्क है ना, व्हेल शार्क, ये संसार की सबसे बड़ी मछली है। आप कहेंगे ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल मछली नहीं है, ब्लू व्हेल मैमल है ना। मैमल में सबसे बड़ा ब्लू व्हेल है, और मछली में, फिश में, जिसे फिश कहेंगे, तो ये व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली होती है। और ये बेचारी, इसके दांत नहीं है, ये जैसे हमने देखा था मैंटर है, मुंह खोल के तैरती रहती है पानी में, खाना अपने आप मुंह में आता है, उसी तरह से ये भी तैरती है। अब ये तो मुंह खोल के तैर रही है, इसके मुंह में क्या जा रहा है आप देख रहे हैं, प्लास्टिक जा रहा है, जो आपने ऐसे फेंक दिया था किसी जगह। आप बोलेंगे मैं तो समुद्र से बहुत दूर हूं, मैं थोड़ी समुद्र में पानी ये फेंक रहा हूं। पर ये धीरे धीरे हम कभी भी जो है उड़ते फेंकते, हम अगर प्लास्टिक को हम ऐसे फेंकते हैं तो ये समुद्र में किसी ना किसी तरह से पहुंचता है, और ये बहुत नुकसान करता है ना। जो बहुत सारे जो प्राणी समुद्र के अंदर हैं, अल्टीमेटली हम उनको खा रहे हैं, तो हमारे पास भी प्लास्टिक आएगा। अगर हम जिस मछली ने प्लास्टिक खाया है उसको हम खाएंगे तो हमें भी नुकसान होगा। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे इफेक्टिव चीज, सबसे काम की चीज क्या करना है कि हमें अपनी जो कंजम्पशन है, जो हम चीजों को यूज करते हैं, उसको रिड्यूस करना है। जितना जरूरत है उतना यूज करें। ये नहीं कि मेरे पास एक मकान यहाँ होना चाहिए, एक मकान वहां होना चाहिए, मेरा वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अरे जितना जरूरत है कुदरत ने सबके लिए दिया है, उतना करें। दूसरा, हमें रीयूज करना है ना। ये थोड़ा इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है अगर हम रिड्यूस करते हैं। उससे भी अगर हम वो नहीं कर पा रहे तो थोड़ा और क्या कर सकते हैं, हम चीज को दोबारा यूज करें। एक बार यूज कर ली, उसका हम कुछ और यूज करें। जैसे उदाहरण के लिए एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। मान लो मेरे पास एक बेडशीट थी, है ना, बेडशीट थी, बेडशीट फट गई कहीं से। अब मैं क्या करूं, फेंक दूं? मैं उसका क्या करूंगा, उसका टेबल कवर बना दूंगा, है ना, उसके अंदर अच्छा सा लगा के किनारा सील के टेबल कवर बना दूंगा। वो टेबल कवर भी फट गया, फिर अब मैं क्या करूंगा, मैं उसका रुमाल बना दूंगा, है ना। रुमाल भी खराब हो गया, फिर मैं उसको झाड़न की तरह यूज कर लूंगा। मतलब मैं उसको रीयूज कर रहा हूँ। इस तरह से आप भी यूज करें और रिसाइकल करें। रिसाइकल मतलब एक चीज, जैसे प्लास्टिक खत्म हो गया, उसको हम रीयूज तो करेंगे नहीं। अब पानी की बोतल हम उसको यूज नहीं कर सकते, हम मोड़ के फेंक देते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे। उस प्लास्टिक को फिर हम किसी तरह से उसको फिर से रॉ मटेरियल बना के उसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जब आप बाजार जाएं, थैला लेके जाएं, अपना पॉलिथीन ना लें वहां से। किसी होटल में जा रहे हैं, अपना डब्बा लेके जाएं, जो बच गया खाना भैया इसमें डाल दो, अपने डब्बों, प्लास्टिक डब्बों में पैक ना करें। ये हम कर सकते हैं। एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। I remember the first time I saw a blue whale. Oh, look. Wow. I've followed them since childhood. What do you think it's from? Is it from a ship? I could see plastic everywhere. We were in what we thought was a relatively pristine environment. I started to wonder what was happening in oceans elsewhere on the planet. Growing up, my world was the ocean. It's where I feel the most spiritual. As a freediver, it was the place where I proved myself to myself. Finally, I have the opportunity to pay the sea back. Only a fraction of the plastic that we produce is recycled. This is never going to degrade. It's got nowhere to go. This was something that these animals, they were forced to endure because it was man-made and we'd put it into their environment. The record is 276 pieces of plastic inside of one 90-day-old chick. If the plastics are in the food chain for the dolphin, they're also in our food chain. Exactly. Communities are built on these landfill sites. So sweet potatoes, corn, sugarcane, all growing on 40 years of garbage. Do you have anything not wrapped in plastic? No.
our life better for our kids' children. Change is possible. It starts with us. तो आप देखते हो कि कैसे कितना प्लास्टिक है, कैसे जानवरों को नुकसान हो रहा है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये तेल है, हमारा पेंट है और हमारा जो भी टूटा फूटा सामान है, इसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। अब देखिए ये समुद्र में इन्होंने तेल डाल दिया है ना, कार का जितना इंजन ऑयल सब हुआ, कहाँ डाले, कोई यूज नहीं है, समुद्र में छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, ये किसी ना किसी तरह से इतना नुकसान करेगा नदियों समुद्र को, आप देख ही रहे हैं कितना नुकसान कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो टॉक्सिक हमारा जो पेंट है, कार के तेल हैं और दूसरे लिक्विड्स हैं, उनको हम कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, है ना। तीसरी बात हम जो करनी है कि अगर हम मट्टी को पानी के साथ बह के समुद्र में ना जाने दें। ये कब बहेगी, जब हम पेड़ काट देंगे या कोई वहां से हम कुछ काम करेंगे उस जगह पे, तो वहां का जो मट्टी दबी हुई थी वो पानी के साथ बह के समुद्र में जाएगी। अब जब समुद्र में जाएगी तो वो जो कोरल्स हैं किनारे पे, उनके ऊपर मट्टी जम जाएगी, कोरल्स मरने लगेंगे। जब कोरल मरेंगे तो मैंटा का घर भी वही है, वो भी उन्हीं में रहती है, वहीं घूमती है, उसको खाना नहीं मिलेगा, है ना। तो सब चेन में अफेक्टेड होंगे। तो हमें क्या करना है कि अगर हम कोई भी चीज ऐसा इरोजन वाला काम करते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी वहां पे उसको कवर करने की कोशिश करनी है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाएं ताकि मट्टी बहना बंद हो जाए। फिर हमें क्या करना है, हमें खाद बहुत ध्यान से लगानी है। आप देखिए कितना खतरनाक सीन है, ये सारी काई है, समुद्र के किनारे में काई जम गई। ये कैसे जम गई, जो हमने खेतों में खाद डाली थी ना, बिना सोचे समझे कि मैं 1 बोरी खाद डाल देता हूं तो मेरी बहुत सारी फसल हो जाएगी। अब वो पानी जब बारिश के साथ बह के पानी समुद्र में गया तो पानी के अंदर जो है वो खाद पहुंच गई। अब खाद पहुंची तो ये जो अलगाई थी, जो काई थी, इसको खाद मिल गई। अब ये बेहिसाब बढ़ गई, पूरा पानी हरा हरा हो गया, नीचे पानी के अंदर लाइट तक नहीं जा रही। अब तो जितने भी नीचे प्राणी थे, जो कोरल थे, सब मर जाएंगे। बहुत खतरनाक चीज है। तो हमें क्या करना है, खाद का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। मेरी मट्टी को कितनी जरूरत है कि नहीं है, मैं ट्रेडिशनल खाद, गोबर की खाद, इस सब का प्रयोग करूं, पत्तों को सड़ा के, घर के कचड़े को सड़ा के उसकी खाद बनाऊं, वनस्पत की ये यूरिया और ये सब का प्रयोग करूं, है। फिर हमें एक बहुत खतरनाक चीज जो हम देख रहे हैं आजकल, ये है कि हम डैम बनाने को कम से कम करें। डैम बहुत नुकसान करता है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो डैम है, इसकी वजह से बहुत सारी मछलियों की स्पीसीज खत्म हो जा रही है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक मजेदार सी एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, है ना। ये लाइन, ये हमारे को बता रही है कि हमने कितना नुकसान किया है। ये हूवर डैम है, अमेरिका का हूवर डैम, संसार का सबसे बड़े डैम्स में से एक। अब तो चाइना में सबसे बड़ा डैम है, पर ये हूवर डैम जो अमेरिका का अपने जमाने में सबसे बड़ा डैम था। और ये डैम बनाया था कोलोराडो नदी पे। ये कोलोराडो नदी है जिसको ग्रैंड कैनियन जो बनाया था, जिसने हजारों करोड़ों साल से ये नदी चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ पे बनाया डैम। अब डैम बनाने की वजह से हम क्या सोच रहे हैं कि हमने पानी तो हमारे पास यूज करने के लिए होगा, पर आपको हैरानी होगी कि ये जो सफेद लाइन है ये दिखाती है यहाँ तक कभी पानी हुआ करता था इस जमाने यहाँ पे। अब पानी नीचे 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 होके यहाँ आ गया है। और अब ये बता रहे हैं कि अगर इसी तरह से चलता रहा, अमेरिका में जो मेन पानी का सोर्स है कोलोराडो नदी से, वो खत्म हो जाएगा। तो डैम बहुत नुकसान करता है। आप देखिए कहां से कहां पहुंच गया पानी, है ना। इसमें अगर आप खड़े होंगे तो आप यहाँ मेरे एरो के बराबर में होंगे, यहाँ इतने छोटे से दिखेंगे, और ये इतना पानी है। तो सोच लीजिए कितना पानी कम हो गया है। और हमें क्या करना है, हमें कहीं भी कूड़ा दिखता है, हमें उसको उठा के डस्टबिन में डालना है ना। ये हमें करना है। यहाँ पे लिखा है कि अगर लोग कहें अरे कैसा आदमी है, कूड़ा उठाता है, ये कैसा बच्चा है, कूड़ा उठा रहा है, देखो, हमें उसकी चिंता नहीं करनी, उसको भी समझाना है कि भैया ये करने से ये नुकसान है, नहीं करने से ये नुकसान है, करने से ये फायदा है, हमें इस कूड़े को इसलिए उठाना चाहिए। तो उन्हें भी हमें सिखाना है। जैसे ये बच्चे उठा रहे हैं, हमें भी जहाँ पे भी गंदगी दिखती है अपने आस पड़ोस में, हमें साफ करने की कोशिश करनी है। और हम जो अपने हुक्स हैं
नेट्स हैं, मछली पकड़ने के कांटे हैं, इनको हमें बड़ा ध्यान से डिस्पोज ऑफ करना है। ये देखिए एक जाल जो है ये कोरल रीफ में फंस गया। अब इस बेचारे टर्टल को नहीं पता। देखिए टर्टल है, ये टर्टल और टॉर्टोइज में क्या फर्क है, ये लास्ट में अगर कोई मुझे बताएगा तो मैं उसको भी इनाम दूंगा। अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए मुझे खुद याद नहीं आ रहा है, खैर हम देखेंगे। ये टर्टल देखिए जाल में फंस गया, ये टर्टल है। आप टॉर्टोइज में क्या होता है मैं फर्क लास्ट में बताऊंगा। ये देखिए जाल जो है कोरल में, ऊपर से मछली शिप से जाल डाल दिया समुद्र में, अब ये जाल जो फंस गया कोरल के अंदर। अब इन्होंने खूब खींचने की कोशिश करी तो बहुत सारे कोरल टूट गए, बहुत सारे मर गए, है ना, उखड़ गए अपनी जगह से। और जो नहीं निकल पाए तो वो जाल को नीचे कौन जाके निकालेगा, वो जाल को वहीं काट के छोड़ देते हैं। अब वो जाल तो छूट गया, उसमें क्या होगा देखिए, ये बेचारी की गर्दन फंस गई, है ना, ये मर के बाहर आ गया है बेचारा। इसकी क्या गलती थी, ये देखिए शार्क को, इसके गले पे भी ये जो है ये जाल फंस गया। अब ये घुट रहा है, ऐसा गला घुट रहा है, अब ये किसी दिन मर जाएगी बेचारी। कितने दुख की बात है, हमारी केयरलेसनेस से ये हो रहा है। और ये देखिए इस चिड़िया को देखिए, आपको कुछ दिख रहा है इसकी चोंच में, ये हमने जो कांटा, मछली पकड़ने का कांटा हम डालते हैं, वो हमने केयरलेसनेस से डाला। अब क्या हुआ, हमने जब मछली पकड़ी तो इसने सोचा कि ये तो पानी के अंदर जाती है मछली पकड़ने के लिए, सोचती है कि वो मछली को पकड़ लूं, मछली को खाती है, साथ में उसके ये कांटा फंस गया। या हम ऐसे जब डंडी डालते हैं तब भी फंस सकता है। अब इस बेचारी चिड़िया का कितना बुरा हाल है आप देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अपने जाल को, अपने कांटों को, अपने नेट्स को बड़े ध्यान से हमें यूज करना है ताकि किसी को नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी बात जो लेड है, जो लेड जो कांटे को डुबाता है पानी के अंदर नीचे जाने के लिए ना, वो लेड ना डालें आप, लेड यूज ना करें, रांगा जो है उसको यूज ना करें। ये सब रांगा है, ये पानी को टॉक्सिक करता है, पानी के अंदर जहर फैलाता है। तो ये आप याला मेटल यूज ना करें, कोई और मेटल यूज कर लें जिससे कि पानी को नुकसान ना हो। और हमें क्या करना है, कभी भी हम कोई मछली खरीदने जाते हैं डब्बे वाली, या कोई पानी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड चीज खरीदने जाते हैं, तो ध्यान रखें उसके पास सर्टिफाइड सस्टेनेबल फूड, MCS, मराइन स्टीवर्डशिप काउंसिल, ये हमें आपको देखना है। मराइन मतलब समुद्र, स्टीवर्डशिप काउंसिल, उसका जो ये चिन्ह अगर उस पे है तो आप सेटिस्फाइड हैं कि ये इसमें किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, है ना, आप उसको खरीद सकते हैं। अगर आप बाजार में जा रहे हैं और आपने देखा एक डब्बा है उसमें टिन फिश है और उस पे ये सिंबल नहीं है, उसका आप ना खरीदें। जिस तरह से मैंने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बताया था, अगर आप लकड़ी का सामान खरीदने जाते हैं तो आपको ये सिंबल देखना है जो ग्रीन वाला है फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल का, और ये है मैराइन स्टीवर्डशिप काउंसिल का। इन दोनों को दिमाग में बैठा लें। कभी भी लकड़ी खरीदने जाएं तो ये देखें प्लाईवुड पे ये निशान है कि नहीं। अगर आप समुद्र में कोई खाने पीने का सामान लेने जा रहे हैं, देखें उस पे ये निशान है कि नहीं, ये हमारे को ध्यान रखना है। और हमें क्या करना है, दूसरों को सिखाने की भी कोशिश करनी। जैसे ये बच्चों को सिखाया जा रहा है, हम उन्हें प्रचार ना करें, देखिए ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, प्रचार ना करें। उनको प्यार से समझाएं कि भाई ये क्या, हम ऐसा करेंगे तो देखिए ऐसा नुकसान हो रहा है, हमारे लिए नुकसान है, हमें ऐसा करना चाहिए। उनको प्यार से समझाएं, लोगों को सिखाएं, जैसे बच्चों को सिखाया जा रहा है अभी से। जो बच्चे सीखेंगे वो बड़े होकर भी सिखाएंगे, है ना। और हमें क्या करना है, देखिए बच्चे, हमारे इंडिया का सीन है ना, ये सारे स्कूल के बच्चे हैं और ये समुद्र के किनारे सारा कचरा जो आया था उसको साफ करने मदद कर रहे हैं। तो कभी भी आपको मौका मिलता है, कोई ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जहाँ पे समुद्र को साफ करने के लिए, समुद्र किनारे या कहीं पे भी कुछ ऐसी सफाई अभियान चल रहा है, उसमें जरूर जाएं। इसका बड़ा इफेक्ट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बॉम्बे का सीन है, पहले ये लेफ्ट वाला सीन था, देखिए क्या हाल था इस बिल्डिंग, यही बिल्डिंग है ना, यही बिल्डिंग है, देखिए यहाँ पे भी वही बिल्डिंग है, ये इसकी ये हालत थी। अब जब सफाई हुई, अब कितना अच्छा लग रहा है, अब यहाँ पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, है ना। तो हमारे को जरूर ऐसे अभियानों में भाग लेना है और गंदगी नहीं करनी है। और हमें क्या करना है, जो शार्क फिन सूप मैंने आपको बताया था, शार्क का फिन काट लेते हैं, वो 100 फिश का फिन काट लेते हैं, मेंटा रे के फिन काट के इसका सूप बना देते हैं, उसको हमें बिल्कुल नहीं पीना। ये डेलिकेसी मानी जाती है, बड़ी भैया आज हमने मेंटा रे का सूप पिया, आज हमने शार्क फिन का सूप पिया, बड़े घमंड से बताते हैं लोग। हमें उसको बिल्कुल नहीं, ये गलत चीज है। इसकी वजह से मैंने आपको दिखाया था कि कैसे सिर्फ फिन्स काट लेते हैं
बाकी पूरी शार्क को पानी में मरने के लिए छोड़ देते हैं। कितने दुख की बात है। तो हमारे को इस चीज से नो करना है और लास्ट में हम सबको एफर्ट करना है कि कैसे हम इसको बचा सकें। तो यहाँ मेरी पीपीटी खत्म होती है। अब मैं आपसे वो प्रश्न पूछ रहा था कि ये जो 3 जानवर हैं इनके नाम कोई बताएगा मुझे? अब आप अनम्यूट कर सकते हैं सब और मेरे ख्याल एक एक करके अगर कोई बताए तो शार्क तो हो गया। ये वाली कौन सी मछली है? ब्लैक वाली? हम्पबैक व्हेल। नहीं, हम्पबैक व्हेल नहीं है। और कोई? टिक टिक 1 टिक टिक 2 विभूति बताओ। ऑर्का। ऑर्का, हाँ, इसको किलर व्हेल भी बोलते हैं या ऑर्का व्हेल भी बोलते हैं, है ना। ये डॉल्फिन प्रजाति की सबसे बड़ी व्हेल है, पर सबसे बड़ी है डॉल्फिन में, डॉल्फिन की तरह ही है। और ये कौन सी सील है? सर एलिफेंट सील। वेरी गुड। कौन सा बच्चा बोला भाई? सर उज्जवल। वेरी गुड उज्जवल, शाबाश। ये एलिफेंट सील है। और ये 3 ही हैं जो रे के नेचुरल दुश्मन है, नेचुरल प्रेडिटर्स हैं। यही रे को नुकसान पहुंचाते हैं और इन सबसे बड़े हम इनकी आफत करे बैठे हैं, है ना। हाँ, हम ही जो है इसको खा लेते हैं, हम भी इसको खा जाते हैं। और एक चीज और मैं आपसे पूछ रहा था, क्या मैं भूल गया, बताएगा कोई? याद दिलाएगा? सर वो कैसे शिकार करती है पानी में? हाँ, यस, वेरी गुड। भाई हम देखो याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही है हमारी। ठीक है, तुम बताओ, ये जो मछली थी ईगल रे ने जो शिकार किया था, इसको इसकी आंख ऊपर है, यहाँ इसकी आंख है, यहाँ इसके कान नाक है, मुंह इसका नीचे है। तो इसको कैसे दिख रहा है नीचे? कैसे पता चल रहा है शिकार यहाँ है? सर अपने सेंसर्स की मदद से। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने आपको पिछली बार बताया था, इसके अंदर देखिए, वो शार्क का मैंने आपको दिखाया था। देखिए शार्क के ऐसे फिन्स काट लेते हैं और इतने शार्क्स के फिन काट के रखे हुए हैं। और ये देखिए शार्क को काट के बाकी फेंक दिया। कितने दुख की सीन है ये, मुझे बहुत दुख लगा इस सीन को देख के। तो हमारे को शार्क फिन सूप से बिल्कुल, इसमें कितनी शार्कें काटी हुई है देखिए, कम से कम मुझे लगता है 1000 से ऊपर शार्क हैं जिनको काट दिया है। और क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, सेंसर का मैं आपको बता रहा था। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ सेंसर कहाँ है। नहीं मिल रहा है मुझे। खैर इसके, हाँ सर सेंसर शायद उनके नीचे होते हैं। हाँ, मैं वो दिखाना चाह रहा था बेटा आपको। 1 मिनट, शुरू में ही है वो सीन, मैं आपको 1 मिनट दिखाते हैं। रुक। ये देख रहे हैं आप, ये नीली नीली जो लाइनें देख रहे हैं ना, नसों जैसी, ये सेंसर्स हैं इसके। इससे ये इलेक्ट्रिक करंट पानी के नीचे जमीन में छोड़ती है और वो अगर नीचे कोई भी चीज होगी तो वो भी करंट छोड़ती है अपना। अगर कोई मछली मुंह खोल के सांस ले रही है तो हर बार मुंह खोलने से वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है। उसको ये मछली कैच कर लेती है कि यहाँ पे है और इससे इसको पता चलता है। तो इसकी आंख ऊपर है और ये मुंह इसका नीचे, इससे पता चल जाता है शिकार कहाँ है। ठीक है, अब इसके अलावा अब आपके ऊपर है, आप पूछिए मेरे से, आपके क्वेश्चन क्या है? आप अपने आप को अनम्यूट करके कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और रह गया। These are the beauty salons of the reef, and they're often run by. एक प्रश्न और रह गया, टॉर्टाइज और टर्टल में क्या फर्क होता है? कौन बताएगा? कोई बता सकता है टॉर्टाइज में और टर्टल में क्या फर्क होता है? मैं आपको दिखा। हाँ जी सर, टॉर्टाइज चलता है और टर्टल रेंगता है। अच्छा अच्छा, और सर जो टर्टल होता है वो पानी और लैंड दोनों में रहता है, लेकिन जो टॉर्टोइज होता है वो ऊपर ही रहता है बस। हाँ, काफी कुछ सही है।
पानी में भी रह सकता है वो, पर वो समुद्र में नहीं जाता। अब देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें क्या है, इनकी बनावट देख लीजिए। जो इसका अगला हाथ है ना, वो एक जैसे चप्पू की तरह है, पंख की तरह है। तो जो टॉर्टोइज होगा उसके नाखून भी होंगे, वो पैर के बल चलेगा, है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस है। और ये पानी के अंदर, समुद्र के अंदर रहता है, वो जमीन के ऊपर और नदी के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब आप पूछिए आपके प्रश्न क्या है। कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, या मैंने इतने अच्छे से बताया कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। किसी के कोई सवाल नहीं, या कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हाँ, कोई शेयर करना चाहता है कि उन्होंने कभी कुछ ऐसा अच्छा काम कैसे किए प्रदूषण के लिए, पॉल्यूशन के लिए कुछ किया है, तो बता सकते हैं, ताकि दूसरों को भी अच्छा लगे सुन के। शुभम आज कुछ नहीं बोलेगा भाई? यस सर। हाँ बोलो। सर एक बार रेस के नीचे का दिखाओगे? रेस के नीचे का सेंसर वाला? यस सर। सेंसर वाला नहीं, खाली ऐसे ही उनके नीचे वाला, सेंसर वाला नहीं। तो उसका नीचे का ये है बेटा, नीचे का तो फेस ये है। आप कौन सा देखना चाह रहे हैं? ईगल रे वाला? सर इनके ना नीचे जैसे एक लाइन सी बनी है ना दोनों साइड पे, वो क्या होता है, वो किस काम ये ना ये? यस सर। हाँ मैं ये बता रहा हूँ। ये देखिए सांस लेगा ऊपर से, इसके नाक जो ऊपर से है, पर जो पानी को ऊपर से लेगा निकालेगा यहाँ से। तो इसके जो गिल्स है ना, गिल्स जैसे मछली के गिल्स होते हैं ना, वो है ये नीचे जो लाइन है आपको दोनों साइड से, पानी नाक से जाएगा, गिल्स में से निकलेगा, गिल्स ऑक्सीजन पानी के अंदर से निकाल लेगी, बाकी पानी पानी में चला जाएगा। ये इसका सांस लेने का प्रोसीजर है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर कोई अगर प्रश्न नहीं है तो हम क्लोज करते हैं। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे 28 तारीख को, और फिर इस बार कुछ और नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज हमने रेस का हमारा सेशन खत्म हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू। ओके चलिए फिर। ओके बच्चों, बाय बाय, अगली बार मिलेंगे।